हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन कोर। एक कदम सफलता की ओर पीके एजुकेशन कोर के साथ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जीएस और जीके से संबंधित सभी तरीके के टॉपिक यहाँ पर कराए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़ सकें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था राष्ट्रपति पद के बारे में। राष्ट्रपति पद की क्या-क्या जो एलिजिबिलिटीज हैं, क्या-क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। और क्या कोई भी भारत का व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है? तो अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर उनको देख लें। उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं राष्ट्रपति पद के जो काम है, किस तरीके से वो अपनी ओथ लेते हैं, किस तरीके से उनके कार्य हैं, उन सभी को एक एक करके समझेंगे। ये पूरा इंडेक्स है। राष्ट्रपति पद जो है उसकी शपथ यानी कि ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पद जो है क्या उसको बीच में भी हटाया जा सकता है? हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पद जो होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन क्या बीच में भी राष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है? तो वो भी है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया। राष्ट्रपति पद कई कारणों से खाली भी हो सकता है, तो क्या क्या है? वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। राष्ट्रपति पद की शक्तियां क्या क्या है और कार्य क्या क्या है, मतलब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या क्या चीजें हैं, इनके बारे में आज एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसको आराम से देखिएगा। अगर आपको लगता है तो इसे आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, दोबारा भी शुरू कर सकते हैं, आधा आधा करके भी आप इसे देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा राष्ट्रपति पद के बारे में। चर्चा में अभी क्यों है देख लेते हैं। क्योंकि अभी हम सभी जान रहे हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है 2022 में है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो पार्ट है राष्ट्रपति चुनाव, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, 15 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चुने जाएंगे, जो भी होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसके राष्ट्रपति पद की दावेदार है और वो उस पद पर खड़ी हुई है। देखते हैं, रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि कौन राष्ट्रपति पद के लिए आगे गया। फिर देख लेते हैं, अब राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बात करते हैं। वीडियो अगर देखें और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें ताकि मुझे अच्छा लगता है, और अगर कोई कमी लगती है आपको तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगी। राष्ट्रपति पद की शपथ यानी कि ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक पुराना राष्ट्रपति पद पर अपने बना रहता है। 24 जुलाई को जो पुराने राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो हट जाएंगे और नए निर्वाचित राष्ट्रपति अपनी शपथ लेंगे। इस शपथ की कहानी भी मैंने आपको बताई थी। ये कई सालों से, अगर मैं बात करूं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे, तब से लेकर वो 25 जुलाई ही एक ऐसी डेट फिक्स है, क्योंकि किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया इस तरीके से नहीं चलाई गई है। तो वो और ना ही वो बीच में हटे हैं, तो 25 जुलाई एक फिक्स डेट है जिस पे नए निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करते हैं, शपथ लेते हैं और कहते हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा तथा संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। जब शपथ लेते हैं तो इस तरीके की बातें राष्ट्रपति कहते हैं। अभी आगे जानेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति पद की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिले जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी हो सकते हैं और आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा वो राष्ट्रपति पद को उनकी शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया। क्या प्रोसेस है राष्ट्रपति पद पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाता है? देखो मैं आपको मोटे तौर पर समझाऊं।
राष्ट्रपति पद के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। मतलब पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ये काम शुरू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जनरली क्या होते हैं, अपने पद पर 5 वर्ष के लिए ये बने रहते हैं जिस तारीख से इन्होंने शपथ ग्रहण की होती है। पूछा जाता है एग्जाम में बकायदा, कई बार स्टेटमेंट में ये चीज आती है, क्या राष्ट्रपति पद की जो प्रक्रिया है या राष्ट्रपति पद जो है वो कितने सालों के लिए होता है। तो राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल के लिए बने रहते हैं, लेकिन कब से, जब से चुनाव होते हैं या जब से डिक्लेयर हो जाता है कि ये राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे, या फिर शपथ की तारीख से। तो आपको याद रखना है, शपथ जिस दिन उन्होंने ओथ ली होती है उसी दिन से ये अपने 5 साल तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन किसी भी समय में अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, किसको, उपराष्ट्रपति को। ये सेकंड क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अभी वीडियो जब खत्म होगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बहुत सारे राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आंसर डालूंगी। आप देखिएगा कि आपने वीडियो को क्या समझा और आपने कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से करने की कोशिश की है। इसके अलावा उनका जो कार्यकाल है पूरा होने से पहले भी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर इनको इनके पद से भी हटाया जा सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव 2 बार ही लड़ सकता है और पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज है, कहा गया है कि संविधान का उल्लंघन, मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। अब आप एक बात समझिए, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि कहीं पर भी इस वाक्य को कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीजों में आएगा, किन किन चीजों को माना जाएगा कि वायलेशन हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, तो ऐसा कहीं पर भी कोई परिभाषित नहीं किया गया। पूछा जाता है एग्जाम में कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संविधान के उल्लंघन के लिए ही की जाती है, लेकिन वो कहीं पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये इन चीजों को हम बोलेंगे कि संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, मुझे लगता है आपको राष्ट्रपति पद के महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं, अगर आपको वीडियो फास्ट लगे और लगे आपको रुक के समझने की जरूरत है तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसको समझिए कि मैंने क्या कहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं दोबारा भी आपके लिए और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद में, मतलब पार्लियामेंट में शुरू की जा सकती है, लेकिन जिस सदन में भी, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, जिस सदन में भी उसको शुरू किया जाएगा वहां पर क्या होना चाहिए, उस सदन को 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए। सपोज करिए राज्यसभा में मैं हूँ, राज्यसभा से ये प्रक्रिया अगर शुरू करी गई है तो राज्यसभा में जो जितने सदस्य हैं उनका 1/4 सदस्य होना अनिवार्य, जिनके हस्ताक्षर होने चाहिए। और एक और चीज है, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी देना चाहिए तथा यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो 2/3 बहुमत से जब ये पास हो जाता है, सदन में प्रक्रिया शुरू करी गई है, तो उसके बाद क्या होता है, दूसरे सदन में जाकर दूसरा सदन क्या करेगा, इन सभी आरोपों की जो राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं, इन सभी आरोपों की जांच करता है। इसमें राष्ट्रपति भी उपस्थित रह सकता है और अपना प्रतिनिधित्व भी करता है, और अपना उसका ये अधिकार होता है कि वो अपने जो पॉइंट्स हैं उनको गलत साबित करे या अपनी तरफ से अपनी चीजों को रखे। अगर दूसरा सदन इन सभी आरोपों को सही पा लेता है जांच में, तो क्या करेगा, और यहाँ पर भी 2/3 बहुमत से ही पास होना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वो 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ही किसी राष्ट्रपति को महाभियोग साबित किया जाएगा। और प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो पास होने की तारीख से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुई है दोबारा सुनिए, पॉज करिए वीडियो को, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अगर देखते हैं राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया अभी कंटिन्यू है, तो इसमें इस प्रकार महाभियोग जो है संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूछा जाता है
क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है ये। पूछा जाता है एग्जाम में कि महाभियोग एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए संसद की, ये पार्लियामेंट जो है उसकी एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक बात महत्वपूर्ण है, जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होता है वो लोग भी इनके महाभियोग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि जब जो मनोनीत करते हैं व्यक्ति राष्ट्रपति को, वो व्यक्ति भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं और दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, जो कि निर्वाचन में भाग लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं आपको घुमा दिया जाता है, इसलिए आपको ये चीजें बहुत आराम से समझनी है। इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगी, आप आराम से इसको समझिएगा और कहीं पर कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है तो आप हमें बता सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, पीके एजुकेशन कोर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर भी इसके लिए देख सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति पद कई कारणों से खाली हो सकता है। अभी तो महाभियोग की प्रक्रिया आपको एक समझ में आई कि राष्ट्रपति को बीच में ही 5 साल के बीच में भी हटाया जा सकता है। जैसे लोकसभा के बारे में भी आपको पता है कि लोकसभा 5 साल के लिए होती है, लेकिन क्या है बीच में भी कई बार भंग हो जाती है अगर वो अपना विश्वास मत नहीं साबित कर पाती है। हालांकि ये टॉपिक अलग है, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में पूरा और अच्छे से समझाऊंगी, आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। राष्ट्रपति पद कई कारणों से खाली हो सकता है, तो वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस किन किन कारणों से हो सकता है? या तो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया हो और कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ पाया हो, उसने या तो त्याग पत्र दे दिया हो, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया हो, या फिर उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर पद ग्रहण करने के लिए योग्य ना पाया गया हो, या फिर निर्वाचन जो है वो उसे अवैध घोषित कर दिया गया हो, मतलब इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड। तो ये कंडीशंस हैं जिसमें ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति पद खाली हो सकता है। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्याग पद, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति तब तक उस पद पर कार्य करता है जब तक नया राष्ट्रपति का निर्वाचन ना हो जाए। तो उपराष्ट्रपति कब तक बना रहेगा? तब तक। किन किन चीजों में? मृत्यु में, त्याग पत्र में, निष्कासन में, ना कि कार्यकाल समाप्त हो जाए इसमें उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे, ठीक है ना। और महाभियोग की प्रक्रिया के बाद भी हटाए गए होंगे तो भी नहीं आएंगे। तो ये आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। तो मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हुआ हो तो उपराष्ट्रपति उस पद पर बने रहते हैं और वो सभी काम उसी तरीके से करेंगे जो राष्ट्रपति करते हैं जब तक नया निर्वाचित राष्ट्रपति ना आ जाए। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 माह से अधिक नहीं रहेंगे, उस बीच दोबारा से राष्ट्रपति के लिए चुनाव करा लिए जाते हैं। अब उस स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश उस पद पर आ जाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? वहां पर वरिष्ठ न्यायाधीश कोई जो होगा वो आ जाएगा। इस स्थिति में सभी शक्तियां क्या होंगी? राष्ट्रपति पद वाली ही इनको प्राप्त होंगी। ये आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से वो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। जरूर मैं आपके आंसर का वेट करूंगी, बताइएगा उसमें कि कौन थे वो। राष्ट्रपति पद की शक्तियां और कार्य देख लेते हैं, इनकी शक्तियां क्या क्या है और इनके काम क्या है, मतलब पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इनके पास जो शक्तियां हैं, इनकी कार्यकारी शक्तियां एग्जीक्यूटिव पावर है, विधायी शक्तियां लेजिस्लेटिव पावर है, वित्तीय शक्तियां फाइनेंशियल पावर है, न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर है, कूटनीतिक शक्तियां डिप्लोमेटिक पावर, सैन्य शक्तियां मिलिट्री पावर, आपातकालीन शक्तियां इमरजेंसी पावर। तो ये कुछ पावर्स हैं इनके पास, इसके हिसाब से राष्ट्रपति का डिसीजन लेते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं इस चीज को, और मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं जब मैंने आपको केंद्र के बारे में पूरा समझाया है और मैंने मंत्री परिषद के बारे में भी आपको बताया है, राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां और कार्य हैं, ये जो भी करते हैं ये मंत्री परिषद की सलाह से ही करते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है। जो शक्तियां राष्ट्रपति के अपनी स्वेच्छानुसार हैं, उन शक्तियों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी शक्तियां राष्ट्रपति पद की जो है वो भी शक्तियां मंत्री परिषद के हिसाब से ही की जाती हैं। तो एक एक करके इन शक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं।
वीडियो अगर लंबा लग रहा हो तो आप पॉज कर सकते हैं, आराम से वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक बार में पढ़ना नहीं है, आपको पूरा इस वीडियो से समझ में आ जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के काम क्या-क्या है, राष्ट्रपति क्या-क्या काम करता है और कैसे करता है, किसके साथ मिलकर करता है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तभी इस वीडियो का सही फायदा है। मैंने फिर बताया है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आपकी इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब शक्तियां कौन कौन सी है। कार्यकारी शक्तियों के बारे में हम देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन सी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं और जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री, और जो मंत्री परिषद बनती है उन्हीं के हिसाब से ये काम करते हैं। उनको क्या करता है, ये नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तथा महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, और भी सभी इनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी वो उनके अंदर काम करेंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सलाह किसकी होगी, मंत्री परिषद की। तो बिना मंत्री परिषद की सलाह के ये सब बेकार है। तो राष्ट्रपति के जो भी काम है वो मंत्री परिषद की सलाह से ही किए जाते हैं। ठीक है। वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षा, चुनाव आयोग तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन अलग लिखी, नियुक्ति वो इन सबकी करता है, इनकी भी करता है और इनकी भी करता है। लेकिन रीजन क्या है, ये इनके पश्चात पर्यंत काम करते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा महान्यायवादी और महानियंत्रक लेखा अगर लिखा हुआ है, क्या ये राष्ट्रपति पद के पश्चात पर्यंत काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगा। आपको याद रखना है, केवल और केवल मंत्री परिषद के अलावा महान्यायवादी ही ऐसा है जिसकी नियुक्ति करते हैं और वही इनके पश्चात पर्यंत काम करते हैं। बाकी इन सभी को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग लगाकर ही उसी तरीके से अलग है। ठीक है। तो वह भारत के महानियंत्रक, अटॉर्नी जनरल व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मुख्य चुनाव आयोग तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति भी कर सकता है। इस एक लाइन में एक प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। वह अंतरराज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल की भी नियुक्ति कर सकता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त है। बहुत सारे कारण होते हैं अनुसूचित क्षेत्र, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र किसे घोषित कर सकता है, उसके लिए भी कुछ कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रपति क्या क्या काम करते हैं। और देखिए, संसद की बैठक को भी बुलाते हैं अथवा कुछ समय के लिए इसे स्थगित भी कर सकते हैं। लोकसभा को विघटित भी किया जा सकता है, जैसा कि आपको पता है, लेकिन विघटित किसके कारण से होगी, मंत्री परिषद की सलाह पर ही वो विघटित होगी। तो पता है राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। तो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो कौन करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष जब पार्लियामेंट का पहला अधिवेशन शुरू होता है उसको ये राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं। वह साहित्य, स्पेशली याद रखिएगा, साहित्य, विज्ञान, कला व समाज, कितने चीजें हो गई, 4, 1 2 3 4। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो 4 जिनके हिसाब से राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आपको पता होना चाहिए, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है, और मैंने लिखा है अब ये नहीं है। पिछले कुछ समय पे मैंने वीडियो बनाया था इसके बारे में, जिनको नहीं पता है उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा कि अब ऐसा क्यों नहीं है।
संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं बात करूं, धन विधेयक के बारे में अगर बात करी जाए, मनी बिल जो होता है वो राष्ट्रपति की परमिशन से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इनकी सिफारिश या आज्ञा ही चाहिए होती है। भारत की जो संचित निधि है उससे धन खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या फिर नए राज्य के निर्माण आदि में सभी जगह राष्ट्रपति की शक्ति ही मायने रखती है। बिना इसके हस्ताक्षर के, बिना इनकी परमिशन के ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सलाह किससे होगी? मंत्री परिषद से। तो आप दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि मंत्री परिषद ही हर काम के लिए सलाह करती है, क्योंकि वास्तविक सत्ता का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और सत्ता का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविकता पे बात करें तो प्रधानमंत्री है। आगे देखते हैं। जब अब यहाँ पर आ गई विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है? जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करता है? विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा स्वीकृति के लिए उसे रख सकता है। विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक के साथ ये कंडीशन नहीं है, बाकी जितने भी हैं इन सब के लिए वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है संसद पर या लोकसभा पर कि वो उस चीज को माने या ना माने। वापस भेजेगा तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी मोहर लगानी होगी। संसद के सत्रावसान में अध्यादेश भी जारी कर सकता है और किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय वह वापस भी ले सकता है। ये भी पूछा जा सकता है इस तरीके की शक्तियां किसके अंदर आती हैं। तो आपका, अगर आपको पता होगा कि लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है, तो आप बहुत इजी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये लेजिस्लेटिव पावर में आता है और ये एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, ये फाइनेंशियल पावर में आता है। अगर आपने सही से नहीं समझा होगा तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष भी रखता है। ये भी पूछे जाते हैं। मैंने जितने भी पॉइंट इसमें डाले हैं वो सभी के सभी पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि एक एक करके मैंने एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनसे निकाल करके ही यहाँ पर डाले हैं। मैंने एग्जैक्ट किसी से कहीं से कोई चीज नहीं ली है। जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं के बिहाफ पे मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। अगर आप राष्ट्रपति का, यकीन मानिए, अगर आप राष्ट्रपति का पूरा ये वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी है आपके 80% क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो वह महानियंत्रक और लेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग या अन्य की रिपोर्ट संसद के सामने रखता है। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एवं दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में शांति, विकास और सुशासन के लिए नियम भी बना सकता है। सुशासन के लिए नियम बना सकता है। ये पुदुचेरी के लिए भी कर सकता है, लेकिन वहां की विधानसभा या तो निलंबित होनी चाहिए या फिर विघटन की स्थिति में हो, तभी उसके लिए ये नियम बना सकता है। तो विधायी शक्तियां आपको समझ में आई? नहीं आई तो वीडियो पॉज करिए, इनको समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको बहुत ही जल्दी समझना, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, देखिए इनको, आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है राष्ट्रपति के पास? मैंने बताया था, मनी बिल राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि मनी बिल लोकसभा में या राज्यसभा में पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। वह वार्षिक बजट, जो केंद्रीय बजट है, यूनियन बजट को संसद के सामने रखता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की परमिशन के बिना नहीं की जा सकती है। वित्त आयोग, जो फाइनेंस कमीशन है, उसका गठन भी वही करता है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच जो रेवेन्यूज है या जो राजस्व है उसका बंटवारा किया जा सके। किस तरीके से राजस्व का बंटवारा किया जाता है, इस काम के लिए फाइनेंस कमीशन को वो गठन करता है। ठीक है, 5 साल के लिए वित्त आयोग भी गठित किया जाता है। न्यायिक शक्तियों की अगर बात करें, जुडिशियल पावर, वीडियो देखें और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे। न्यायिक शक्तियों की अगर बात करते हैं, जुडिशियल पावर, वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। केवल नियुक्ति करता है, उन्हें अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता है। मतलब वो उनके प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय, वह उच्चतम न्यायालय के किसी विधि या तथ्य पर सलाह भी ले सकता है, लेकिन सलाह उस पर बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति का मन करेगा, उसे लगता है कि कोई टॉपिक है ऐसा जिस पर उसे मतलब विधि से संबंधित है, वो उसे सलाह लेनी चाहिए,
तो वो कई बार ले लेता है, लेकिन होता क्या है उसके ऊपर बांधनी है ये चीज की नहीं मुझे तो माननी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की ये मर्जी है वो उसको माने या ना माने। किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति के दंड को निलंबित मतलब ग्रांट, पार्डन और माफ या फिर परिवर्तित भी कर सकता है, या दंड में क्षमा दे सकता है, प्राण दंड स्थगित कर सकता है और माफी भी दे सकता है उन सभी मामलों में। लेकिन ये सारे केस किस मामलों में होंगे? सजा स्थानीय न्यायालय में दी गई हो, केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध में सजा दी गई हो, या फिर दंड का स्वरूप क्या हो? प्राण दंड हो। अभी आप बहुत दूर मत जाइए, निर्भया का जब केस था तो पिटीशन पे पिटीशन आ रही थी कि किसी भी तरीके से उनकी याचिका आए, वो अपनी याचिका डाल रहे थे कि मुझे क्षमादान मिल जाए, क्योंकि उनको क्या मिला हुआ था? प्राण दंड मिला हुआ था। और प्राण दंड आखिरकार जो अपराध था उनका वो बहुत ही ज्यादा खराब था, इसलिए उनको कोई चांस ही नहीं था। लेकिन उनके जो वकील थे उन्होंने बहुत बार इस तरीके की कोशिश की, तो आपको पता समझ में आ जाएगी ये चीज कि राष्ट्रपति से क्षमादान की शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति क्षमादान या प्राणदान में रिलीफ दे सकता है। ठीक है, तो ये न्यायिक शक्तियां है, ये इसके पास जुडिशियल पावर है। जुडिशियल पावर को भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से दिमाग में बिठाना है। अब देखते हैं कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स जो होती हैं वो आपको पता ही होगा कि सभी इंटरनेशनल टेरिटरीज जो है, जितनी भी संधियां की जाती हैं, जितनी भी संधियां होंगी और समझौते होंगे, मतलब जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। लेकिन संसद के अनुमति इनमें सभी में फिर वही पॉइंट आया कि संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी भेजता है और उनका जो दूसरे देशों से आते हैं उनका स्वागत भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर क्या क्या है? वह सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है कि सर्वोच्च बलों का सेनापति कौन होता है? आपके पास प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति और राज्यपाल, इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे, बट यू विल हैव टू चूज द करेक्ट वन। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति ही सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल, जल व वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वह युद्ध या समाप्ति की घोषणा भी कर सकता है, लेकिन सभी कुछ क्या होगा? संसद की अनुमति के अनुसार ही। और संसद में आपको पता है जो वास्तविक सत्ता का मुखिया होता है, मतलब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, वही डिसीजन लेते हैं। आपातकालीन शक्तियां, और ये वीडियो यहाँ पर लास्ट है, तो ये 3 शक्तियां हैं, इनके बारे में डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे और आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और 365, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या वित्तीय आपातकाल मतलब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है कभी भी इंडिया में लगी है क्या? ये आप मुझे बताइएगा हाँ या ना में, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और वीडियो को अगर अच्छे से समझा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में आपके साथ और भी बहुत सारी चीजें, बहुत भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपको राष्ट्रपति पद से संबंधित पूरी अपनी इंडियन पॉलिटी जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और यकीन मानिए आपके एग्जाम भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।